गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। साथ पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड आफ्टरनून है गलती से गुड इवनिंग बोल डाली थी ना। सभी को गुड आफ्टरनून। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे सीजी टेट और सी टेट के लिए, ठीक है, जो कि आप सभी जानते हैं कि सीजी टेट और सी टेट के एग्जाम में शिक्षण शास्त्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है वो पूछे ही जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ पीएससी एकेडमी में आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी के लिए शिक्षण शास्त्र लेकर आए हैं हमारे नवीन सर, ठीक है, जिसकी कीमत 64 रुपीज़ है। मात्र न्यूनतम शुल्क 64 है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी नहीं होगी बिल्कुल भी शिक्षण शास्त्र सब्जेक्ट को लेके, तो आप लोग इस ई बुक को बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, ठीक है। यह जो ई बुक है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसे बच्चे जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई होगी शिक्षण शास्त्र सब्जेक्ट में और हिंदी शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड ई बुक लेकर आए हैं हमारे नवीन सर जी, तो आप बिल्कुल आप इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, सभी बच्चे जुड़ते जाएंगे। तो आज हम लोग महाजनपद काल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो मैंने कहा था पिछले क्लास में, ठीक है, मैं शुरू से ही आपको पढ़ाते आ रही हूँ। शुरू में मैंने पढ़ाया पाषाण काल के बाद मैंने पढ़ाया, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटकर पढ़ा हुआ है। एक है हमारा ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। आप सभी बच्चों को समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो मैंने पढ़ाया था भाई आप लोगों को, सबसे पहले मैंने पढ़ाया पाषाण काल। तो सीक्वेंस आपको नहीं भूलना है, किस तरह से हम पढ़ते गए हैं, सीक्वेंस आपको नहीं भूलना है। मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया पाषाण काल। क्या पढ़ाया? पाषाण काल। पाषाण काल के बाद हम पढ़े हैं क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। पाषाण काल के बाद हम पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल टॉपिक वाइज हम पढ़ते जा रहे हैं ना, तो सभी को अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना है भाई, है ना। इतिहास से संबंधित प्रश्न बहुत ही लिमिटेड मिलते हैं, लेकिन मैं जो भी प्रश्न करवाई हूँ बिल्कुल नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता। क्या पढ़े हम? वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़े, वैदिक सभ्यता। और इस वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटकर पढ़ा है। एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा पढ़ा हमने उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो देखो भाई, मैंने कहा था ऋग्वैदिक काल की सबसे जो बृहत्तम इकाई थी वो थी जन, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की सबसे बृहत्तम इकाई थी वो क्या थी? जन। ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासन की सबसे बृहत्तम इकाई हुआ करती थी उसे हमने जन कहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में जो जनजीवन था वो कबीलाई जनजीवन था, ठीक है। और यहाँ पे कबीलाई जनजीवन था तो लोग क्या कर रहे थे? अपने गायों को चराने के लिए यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में स्थायित्व आया, लोग ग्रामीण जनजीवन को छोड़कर थोड़ा सा ऊपर उठे। हालांकि इनकी सभ्यता ग्रामीण ही थी, लेकिन इनका जो जनजीवन थोड़ा सा अपग्रेड हुआ। फिर धीरे धीरे इन लोग जनपद से किस में चले गए? महाजनपद में अब कन्वर्ट होने लग गए हैं। उत्तर वैदिक काल के जो आखिरी चरण आएगा वो सीधा किधर चले गया? महाजनपद की तरफ अग्रसर होते हुए चला गया, क्योंकि जन था वो जनपद बना। और ये जो जनपद है धीरे धीरे अब कई सारे जनपद आपस में मिलते जाएंगे और महाजनपद का निर्माण करेंगे। इसी तरह उत्तर वैदिक काल के जो आखिरी चरण था, लास्ट चरण था, उसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। तो अलग अलग 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे शहरीकरण हुआ और ये 16 महाजनपद अस्तित्व में आया, और इन्हीं महाजनपदों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। चूंकि महाजनपद और उसकी राजधानियों से रिलेटेड प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। समझ में आ रहा होगा आज का हमारा टॉपिक होगा
महाजनपद। हालांकि मेरे को यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ाना था, लेकिन मैं आप लोगों को महाजनपद ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद का प्रकोप इतना बढ़ गया था, ठीक है, तो यहाँ पे नई नई जातियों का उदय होने लग गया था। समाज जो है इसमें सात्विक नहीं रह गया था, तरह तरह के पाखंड बढ़ गए थे। अब यहाँ पर कोई भी धर्म जब भी हावी हो जाता है या समाज में कोई भी चीज़ हावी हो जाती है तो उसको ओवरकम करने के लिए कोई ना कोई जरूर आता है। उसी तरह यहाँ पर दो नए धर्मों का उदय हुआ और उन्हीं नए धर्मों को हम लोग धार्मिक पुनर्जागरण काल या जैन धर्म या बौद्ध धर्म का उद्भव के नाम से जानते हैं। तो हालांकि यहीं पर पढ़ना था, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को महाजनपद काल पढ़ा रही हूँ और महाजनपद काल के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। समझ में आया सभी को? ओके, ठीक। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर महाजनपदों का सही क्रम क्या था? आप जानते हैं 16 महाजनपदों के बारे में, जब भी आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपने 16 महाजनपदों को पढ़ा होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से तो आपने पढ़ा ही होगा 16 महाजनपदों का। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर क्या था, सही क्रम। मान लो ये हमारा क्या है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हमें पूछ रहा है ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार क्रम क्या था, इसके बारे में हमें पूछ रहा है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार क्रम क्या था? तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और इसका आंसर मुझे अभी बताएंगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जो देख रहे हैं, ठीक, सभी को आंसर करना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर महाजनपद का क्रम क्या था। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है तो सोचिए और आंसर बताइए, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप दिखा देती हूँ ताकि आपको मैप देखकर आंसर पता चल सके। तो यहाँ पर हम मैप देखेंगे भाई, ठीक है, यहाँ पर हम मैप देखेंगे और मैप के सहारे हम इसे ज्ञात करेंगे कि क्या हो सकता है हमारा आंसर। सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो चलो, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे है आपको मत्स्य दिखाई दे रहा है, अवंती दिखाई दे रहा है, चेदी दिखाई दे रहा है, ठीक है। चेदी के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वत्स, मल्ल, कांसी, मगध, अंग, वज्जी, ठीक है। तो मैप को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपको आंसर बताना है। जल्दी से एक बार मैप को देखिए, ठीक है। यहाँ पर है गांधार, ठीक है, यहाँ पर है गांधार, यहाँ पर है अस्मक, अवंती, चेदी, वत्स, मगध, अंग, वज्जी, कांसी, मल्ल, कोशला, ठीक है, पंचाल, जिसकी 2 राजधानियां थी, एक है आईछत्र और एक है काम्पल्य, और ये है मत्स्य महाजनपद, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। तो ये आपको पूरा 16 महाजनपद ये मैप में दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार अच्छे से मैप को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर से क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि हमारा कौन सा सही क्रम है पश्चिम से पूर्व के विस्तार में, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलिए फिर से क्वेश्चन के और चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर महाजनपदों का सही क्रम हम देखते हैं। तो अवंती, वत्स, चेदी, अंग, मगध, चेदी, वत्स, अवंती, मगध, अंग, अवंती, चेदी, वत्स, मगध, अंग, वत्स, अवंती, अंग, चेदी और मगध। तो क्या होगा? अवंती, चेदी, वत्स, मगध और अंग होगा कि क्या होगा? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। क्या होगा? तो जितने भी बच्चों ने सी आंसर दिया है तो सी वालों का सही होगा। अब मैं आप लोगों को सी कैसे होगा वो भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या लगाया था? आंसर सी लगाया था। अवंती, चेदी, ठीक है, अवंती, चेदी, मत्स्य, मगध और अंग, ठीक है। सभी ध्यान देंगे, अवंती हो गया हमारा, चेदी हो गया, मत्स्य हो गया, उसके बाद मगध हो गया और ये हो गया अंग। तो हमारे पास ये जो मत्स्य है ना, ठीक है, मत्स्य जो महाजनपद है वो यहीं पर ही पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर पड़ेगा, तो आपको ध्यान देना है ना। तो ये हो गया आपका वत्स। तो अवंती, चेदी, वत्स, मगध और अंग। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने इसको लिखा है अवंती और यहाँ पर मैंने लिखा है चेदी और यहाँ पर है आपका वत्स। ध्यान दो, अवंती, चेदी, वत्स, मगध और ये हो गया आपका अंग। देखिए सभी बच्चे,
ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आया हमारा अवंती, दूसरा आया चेदी, तीसरा आया वत्स और चौथा आया मगध और ये है अंग। इस तरह से आपको मैप में सभी महाजनपदों के नाम याद होने चाहिए, तो बड़ी आसानी से आप लोग इन प्रश्नों को भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? अवंती, चेदी, वत्स, मगध और अंग। अवंती, चेदी, वत्स, मगध और अंग, ये हो जाता है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से हिंदी शिक्षण शास्त्र दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे बच्चे जिनकी हिंदी शिक्षण शास्त्र में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो वो हमारे ई बुक को परचेस कर सकते हैं। मात्र इस ई बुक की जो प्राइस रहेगी 64 रुपीज़ रहेगी। मात्र 64 रुपये के शुल्क पर आप इस हिंदी के शिक्षण शास्त्र को परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके सीजी टेट और सी टेट और शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हिंदी शिक्षण शास्त्र इसको परचेस करना ना भूलिएगा। अभी हाल ही में ये बुक लॉन्च हुई है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे और इस शिक्षण शास्त्र का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि इसकी जो कीमत है मात्र 64 रुपीज़ की है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जो अवंती है, अवंती जो महाजनपद है, इसकी स्थिति कहाँ पर है। एक बार मैं इसकी स्थिति को बता देती हूँ कि कहाँ पर ये स्थित है, तब आप आसानी से इन प्रश्नों को बना पाएंगे। अवंती पश्चिमी भारत मतलब मालवा और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है, जिसकी राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती थी। ठीक है, इसकी राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती थी और दक्षिणापथ का प्रमुख केंद्र था ये अवंती। उसके अलावा चेदी की बात करें तो यमुना नदी के किनारे बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। ये अवंती के पूर्व में स्थित था चेदी। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं कुछ प्रश्नों को करवाऊंगी अभी, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। अवंती के पूर्व में क्या स्थित था? चेदी महाजनपद स्थित था। अवंती के जस्ट पूर्व में कौन सा महाजनपद स्थित था? चेदी महाजनपद स्थित था। और सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसके बाद जस्ट मैं इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को करवाने वाली हूँ। उसके अलावा अगर हम बात करें मगध की, ठीक है, अगर हम बात करें मगध की, तो मगध महाजनपद की स्थिति गंगा घाटी का दक्षिण पूर्वी भाग था, मतलब आधुनिक बिहार वाले क्षेत्र में था। और इसके प्रमुख नगर थे राजगृह और पाटलिपुत्र। ठीक है, और ये वत्स के पूर्व में स्थित था। जो मगध महाजनपद है वो वत्स के पूर्व में स्थित था। अगर हम अंग की बात करें तो इसकी स्थिति मगध के पूर्व में थी। ठीक है, अर्थात पूर्वी बिहार वाला क्षेत्र भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में स्थित है अंग महाजनपद। अब इसी से रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। ओके, ठीक है, ठीक, चलो अब यहाँ पर आ गया आपका भाई क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे इन प्रश्नों का आंसर एक बार बता देंगे, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ईशा, ठीक है, और बाकी जितने भी बच्चे हैं, किशन जी, आप सभी बच्चे लोग इसका आंसर बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। निम्नलिखित तो क्वेश्चन पर आपको क्या करना है? विचार करना है। ये जो स्टेटमेंट है आपको दिया गया है और इस साइड आपको दिया गया है सही कथन। तो सबसे पहले आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद सही कथनों का आपको चुनाव करना है। तो चलो फिर बताते जाओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलो देखते हैं। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी कि नहीं थी, ये सब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके अलावा अवंती दक्षिणापथ का एक प्रमुख केंद्र था। चेदी महाजनपद वत्स के पश्चिम में स्थित है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। सबसे पहले आप देखो कि अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी कि नहीं थी। ठीक है, अवंती दक्षिणापथ का एक प्रमुख केंद्र था। चेदी महाजनपद वत्स के पश्चिम में स्थित है, ये तो गलत है। मैंने कहा था चेदी महाजनपद जो है वत्स के पूर्व में स्थित है। चेदी महाजनपद जो है वत्स के पूर्व में स्थित है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, तो बिल्कुल सही है ये। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी। अवंती दक्षिणापथ का एक प्रमुख केंद्र था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। हमारा 1, 2, 4 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अवंती दक्षिणापथ का प्रमुख केंद्र था, ये भी सही है। चेदी महाजनपद वत्स के पश्चिम में नहीं था, जबकि पूर्व में था। याद रखिएगा, चेदी महाजनपद जो था, ठीक
ठीक है, वत्स के पश्चिम में नहीं था जबकि वत्स के पूर्व में था, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी ही आपको बताया। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो हम देखते हैं चेदी महाजनपद वत्स के पूर्व में था। ठीक है, चलो यहाँ पर देख सकते हैं चेदी महाजनपद है ना, चेदी महाजनपद यहाँ पे है वत्स है ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे साइड जरूर हो गया है, लेकिन चेदी महाजनपद जो है, ठीक है, यहाँ पे आएगा चेदी, थोड़ा सा ये साइड हो गया है, चेदी महाजनपद वत्स के पूर्व में ही था, है ना। मैप में हमें एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता नहीं चल पाता है, तो मैं आपको बता दूं चेदी महाजनपद जो है वत्स के पूर्व में है। लेकिन यहाँ तो हमें चेदी महाजनपद वत्स के पश्चिम में था ऐसा दे दिया गया है, तो ये हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मगध गंगा घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। मगध जो है गंगा घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। उसके अलावा अंग महाजनपद मगध के पश्चिम में स्थित था। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग सबसे पूर्वी महाजनपदों में से एक था। प्रश्न 3 का आंसर आप सभी बच्चे बताएंगे। प्रश्न 3 का आंसर आप सभी बच्चे बताएंगे। चलो बताओ, बताते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। दीपिका, ईशा, चलो क्या होगा जी। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, मगध गंगा घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। ठीक है, अंग महाजनपद मगध के पश्चिम में स्थित था। उसके अलावा चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग सबसे पूर्वी महाजनपदों में एक था। चलो बताओ कौन सा आंसर हमारा सही होगा। दीपिका, दीपिका का बस आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पे। मगध गंगा घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, बिल्कुल सही है। अंग महाजनपद मगध के पश्चिम में स्थित था। अंग महाजनपद मगध के पूर्व में स्थित था। याद रखिएगा, अंग महाजनपद जो है वो मगध के पूर्व में स्थित था। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी, बिल्कुल करेक्ट है। हमारे जो अंग महाजनपद है इसकी राजधानी क्या है, चंपा है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट 3 है ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके अलावा अंग सबसे पूर्वी महाजनपदों में से एक था, तो ये भी हमारा सही हो जाता है। तो हमारा 1, 3, 4 ये बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा मगध गंगा नदी घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था, तो बिल्कुल सही है। अंग महाजनपद मगध के पश्चिम में स्थित था, ये गलत है। अंग महाजनपद मगध के पूर्व में स्थित था। उसके अलावा चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो सत्य है। और अंग सबसे पूर्वी महाजनपदों में से एक था, ये भी हमारा सत्य है। तो हमारा आंसर आ जाएगा केवल 1, 3 और 4। समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे इजी प्रश्न आपके समक्ष आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्राचीन शहर चंपा को खालिस्तान महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो याद रखिएगा, प्राचीन शहर, ठीक है, प्राचीन शहर चंपा को खालिस्तान महाजनपद की राजधानी माना जाता है। काशी, मत्स्य, अंग और वज्जी, ठीक है, काशी, मत्स्य, अंग और वज्जी खालिस्तान महाजनपद की राजधानी माना जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आ गया मत्स्य महाजनपद एक है, अंग, और उसके अलावा आ गया हमारा वज्जी, ठीक है, एक हमारा आ गया वज्जी। मैंने आप सभी को बोला था कि कल सभी बच्चे महाजनपद की राजधानियों को पढ़ कर आएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो क्या आप लोग पढ़ के आए हो, है ना?
तो यहाँ पर प्राचीन शहर चंपा को खालिस्तान महाजनपद की राजधानी माना जाता है। तो अभी जस्ट हम पढ़े थे अंग महाजनपद की राजधानी क्या है, चंपा है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है, चंपा है। चलिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है, और वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है, और कांसी महाजनपद की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने कहा था कल आप सभी बच्चे पढ़ के जरूर आएंगे, ठीक है। याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चलो बताओ, ईशा, दीपिका, बताते जाएंगे। अंग महाजनपद की राजधानी तो आपको पता चल गया है, चंपा। इसी तरह मत्स्य, वज्जी और कांसी महाजनपद की राजधानियों को कमेंट करते जाएंगे, ठीक। ओके, चलो आगे। 16वें महाजनपद के बीच निम्नलिखित में से कौन सा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अंग, अवंती, अस्मक और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो अवंती तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश मालवा वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अंग तो पूर्वी भाग में स्थित है, आपने देखा ही है। मगध के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अंग सबसे पूर्वी क्षेत्र है अंग, ठीक है। अवंती जानते हैं मालवा वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, मालवा वाले क्षेत्र में स्थित है। लेकिन हमको यहाँ पे पूछा है कि 16वें महाजनपद में से कौन सी ऐसा महाजनपद है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो दक्षिण भारत का एकमात्र जो हमारा महाजनपद था, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, ऐसा पूछा जाए तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था हमारा अस्मक। अस्माक लिखा गया है, ये क्या है, अस्मक, ठीक है। जिसकी राजधानी लिखा रहता है कहीं कहीं पे पोतन लिखा रहता है, कहीं लिखा रहता है पोटली, या कहीं कहीं पर पैठन लिखा रहता है। बोला जाता है कि ये दक्षिण भारत की प्रमुख महाजनपद था, ठीक है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है ना। तो अस्मक जिसकी राजधानी पोटली, पोतन या पैठन थी, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ये दक्षिण भारत का एक महाजनपद है अस्मक, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आपको महाजनपद दिखाई दे रहे हैं, ये है अस्मक महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। उसके अलावा ये जो अंग महाजनपद है सबसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अंग महाजनपद जो है वो सबसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ध्यान देना है आपको। ये जो अस्मक है वो दक्षिण भारत में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, दक्षिण में मुख्य रूप से गोदावरी नदी के किनारे स्थित था और आधुनिक महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से को समाहित करता था, ठीक है। तो इसमें आधुनिक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्से इसमें समाहित होते थे। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से इस महाजनपद में समाहित होते थे। और इस महाजनपद की राजधानी पोताना लिखा गया है लेकिन ये पोतन है, और पोटली या इसे पैठन भी कहा जाता था, ठीक है। पोताना लिखा गया है लेकिन पोताना नहीं है, ये पोतन, पोटली या इसे पैठन कहा जाता था, जो कि अस्मक महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। समझ में आया। चलो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अस्मक महाजनपद के नामकरण के संबंध में कथन दिया गया है, आपको सही कथनों की क्या करना है, पहचान करना है। अस्मक महाजनपद से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, आपको सही कथनों की पहचान करना है। इसका नाम राजा अस्मक के नाम पर पड़ा। राजा अस्मक इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इसका नाम अश्वों के व्यापार के कारण पड़ा। तो किसके कारण पड़ा था अस्मक महाजनपद का नाम? देखो भाई, ऐसे प्रश्नों को अगर आप पढ़े होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 6 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हाँ ठीक है, पीडीएफ से रिलेटेड समस्या है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और वहाँ पर आपको आपका सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स रहता है ना, तो हमारे दिए गए नंबर्स हैं उसमें कॉल कीजिए, चाहे नोट्स से रिलेटेड इशू हो या कोई भी चीज़ों का अगर दिक्कत होगा तो आपको हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी परेशानी का सॉल्यूशन मांगना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बोला कि अस्मक महाजनपद के नामकरण के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और सही आंसर बताना है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा, किसका नामकरण राजा अस्मक के नाम पर पड़ा। राजा अस्मक इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, ठीक है। इसका नाम अश्वों के व्यापार के कारण पड़ा।
तो आपको ध्यान देना है कि इसका जो नाम है अस्मक, राजा अस्मक के नाम पर पढ़ा, ये सही है। राजा अस्मक इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन इसका नाम अश्वों के व्यापार के कारण पड़ा, ये सरासर गलत है। तो ध्यान दीजिएगा 1 और 2 जो हमारा विकल्प है वो सही हो जाता है, ठीक है। 1 और 2 विकल्प सही हो जाता है। इसका नामकरण अस्मक के कारण पड़ा और राजा अस्मक इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, तो दोनों हमारा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया? 1 और 2 जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अस्मक महाजनपद के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। अस्मक महाजनपद के संबंध में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। अस्मक महाजनपद यह दक्षिणापथ क्षेत्र का भाग था। यह गंगा घाटी में स्थित एक महाजनपद था। यह पोडस मतलब सोडस महाजनपदों में शामिल था। सोडस मतलब 16, है ना। अब ये जो प्रश्न जो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 पूछा हुआ है, काफ़ी आसान प्रश्न है, इसको आपको तुरंत क्विक जवाब देना है भाई, ठीक है, अस्मक महाजनपद से रिलेटेड प्रश्नों को। तो यहाँ पर देखते हैं अस्मक महाजनपद के संबंध में निम्न कथनों पर अगर हम विचार करें तो यह नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। यहाँ पर देख सकते हैं नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच स्थित था, बिल्कुल सही है ना। ऊपर में अगर आप महाराष्ट्र के ऊपर में जाएंगे तो आपको क्या पड़ता है, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र पड़ता है, तो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में नर्मदा नदी पड़ती है, ठीक है। फिर आता है आपका महाराष्ट्र मतलब अस्मक वाला क्षेत्र है और उसके नीचे में क्या पड़ता है, गोदावरी नदी पड़ता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा यह दक्षिणापथ क्षेत्र का भाग था, तो मैंने कहा था आप लोगों को कि जो अस्मक महाजनपद है बिल्कुल दक्षिण का हिस्सा है, दक्षिण का क्या है, महाजनपद है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा मैंने कहा कि यह गंगा नदी में स्थित एक महाजनपद है, ये तो गलत है ना, क्योंकि दक्षिण में कहाँ से गंगा नदी बहती है, दक्षिण की गंगा तो हम गोदावरी नदी को कहते हैं, तो गंगा यहाँ पर आएगी ये तो हो ही नहीं सकता, अस्वाभाविक है। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, इनकरेक्ट मानेंगे, गलत स्टेटमेंट मानेंगे। और यह 16 महाजनपदों में शामिल था, तो बिल्कुल शामिल था कि यह 16 महाजनपदों में शामिल था। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और उसके बाद 2 और 4। तो आपका जो विकल्प बी है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अस्मक महाजनपद के बारे में आपको कुछ बातों को याद रखना है, आपको इस तरह से घुमा फिरा के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी, कौशल, कांसी और मगध, ठीक है। वज्जी, कौशल, कांसी और मगध, चलिए बताइए। वज्जी वैशाली, ठीक है, कौशल श्रावस्ती, चलो बताओ वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाकी का कमेंट करते जाएंगे। कौशल, कांसी और मगध महाजनपद की राजधानियां क्या क्या होगी? कौशल, कांसी और मगध महाजनपद की राजधानियों को आप लोगों को कमेंट करते हुए चलना है, ठीक है। तो याद रखिएगा वैशाली महाजनपद की राजधानी थी वज्जी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो वज्जी थी वैशाली, ये कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। वज्जी वैशाली कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। यह एक शक्तिशाली गणतांत्रिक राज्य था जिसमें कई गण शामिल होते थे और इसमें लिच्छवी वंश के लोग निवास करते थे इस वज्जी गणतंत्र में, ठीक है, जहाँ शासन सभा द्वारा होता था, जहाँ शासन जो है वो सभा द्वारा होता था। यहाँ पर ऐसी प्रथा विद्यमान थी जहाँ पे जो राजा है वही डिसाइड नहीं करता था, राजा के अलावे अन्य मंत्रीगण होते हैं, कई सारे राजा इसमें क्या होते थे, समाहित होते थे, ठीक है। और सभी लोग एक साथ मिलकर इस जो लिच्छवी गणतंत्र है तो कोई भी फैसले लिए जाते थे तो सभी लोग क्या करते थे, एक साथ मिलकर करते थे। एक सभा आयोजित की जाती थी और सभा ही कोई भी इसमें निर्णय लेता था। तो लिच्छवी गणतंत्र राज्य था, क्या था? गणतंत्र राज्य था, ना कि राजतंत्र। समझना है सभी बच्चों को, ठीक। चलिए अब वहां पर देख सकते हैं वैशाली गणतांत्रिक संघ राज्य था, ठीक है। कौशल श्रावस्ती
राजतंत्र प्रतिस्पर्धी राज्य था और काशी वाराणसी समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। उसके अलावा मगध राजगृह और पाटलिपुत्र शक्तिशाली साम्राज्य था जो कि बिंबिसार अजातशत्रु का राज्य था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना है आपको। वज्जी वैशाली एक गणतांत्रिक संघ राज्य था। आपको पूछा जा सकता है कि क्या वज्जी वैशाली जो था वो गणतांत्रिक राज्य था। देखो, इसमें सिर्फ राजा के ही डिसीजन महत्वपूर्ण नहीं होता था। गणतांत्रिक प्रणाली में राजा के अलावा और भी अनेक सारे जो मंत्री थे उसमें सभी मंत्रों का निर्णय जो था वो महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, यहाँ पे राजा को ही फैसले करने का अधिकार नहीं था। यहाँ पे जितने भी इनके प्रशासन में मंत्रीगण होते थे सभी इस फैसले में क्या करते थे, हिस्सेदार होते थे, अर्थात सभा के द्वारा कोई भी निर्णय जो है वो निकाला जाता था। लेकिन जो श्रावस्ती थी वो राजतांत्रिक राज्य था, मतलब राजा का बेटा, ठीक है, ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण निर्णय होते थे वो सिर्फ कौन लेता था, राजा लेता था। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौशल महाजनपद वर्तमान में भारत के किस राज्य के क्षेत्र में स्थित था? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? कौशल महाजनपद की बात करें तो जो कौशल महाजनपद था वो भारत के किस राज्य क्षेत्र में स्थित था? बिहार में था, राजस्थान में था, मध्य प्रदेश में था या उत्तर प्रदेश में था? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कौशल महाजनपद वर्तमान में भारत के किस क्षेत्र में स्थित था? बिहार में था, राजस्थान में था, मध्य प्रदेश में था या उत्तर प्रदेश में था? किस क्षेत्र में स्थित था कौशल महाजनपद? ठीक है, तो अभी तक कैसे आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है? ठीक है, तो डी वालों का आंसर सही हो जाएगा। कौशल महाजनपद जो था वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो कौशल महाजनपद जो है वो सरयू गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था, क्योंकि कौशल महाजनपद जो है वो कहाँ पे पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदियाँ बहेगी? गंगा नदी बहेगी। तो ये गंगा की सहायक नदी सरयू के तट पर स्थित था कौशल महाजनपद। तो ध्यान दीजिएगा, गंगा की सहायक नदी सरयू के तट पर स्थित था कौशल महाजनपद। नेक्स्ट प्रश्न, अब यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, अभी इसके बाद मैं कुछ प्रश्नों को करवाऊंगी तो आपको ऑटोमेटिकली इस प्रश्न का आंसर जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न करवाने वाली हूँ तो ऑटोमेटिकली आपको इसका जो आंसर है वो पता चल जाएगा कि गौतम बुद्ध के समय कौशल महाजनपद का शासक कौन था। अभी मैं कुछ प्रश्नों को करवाऊंगी तो आपको तुरंत पता चलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम प्रश्नों को पढ़ते हैं कि कौशल महाजनपद के शासक प्रसेनजीत के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा आंसर। कौशल महाजनपद के शासक कौन थे? तो कौशल महाजनपद के शासक थे प्रसेनजीत। तो गौतम बुद्ध के समय कौशल महाजनपद के शासक कौन है? तो आपको आंसर मिल गया होगा, कौन थे शासक? प्रसेनजीत थे। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि कौशल महाजनपद के शासक प्रसेनजीत के बारे में कौन सा कथन जो है वो हमारा सही है। उन्होंने बुद्ध धर्म को विरोध किया, मतलब उन्होंने बौद्ध धर्म को विरोध किया ऐसा बोला जा रहा है। उनकी राजधानी केवल श्रावस्ती थी। उनकी बहन महाकोशला का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ। प्रसेनजीत मगध के शासक थे। देखो, हमें यहाँ पर पूछा है सही, ठीक है, हमें यहाँ पे पूछा है सही कथन। सभी बच्चे ध्यान देंगे, हमें यहाँ पर पूछा है सही कथन। उन्होंने बौद्ध धर्म का विरोध किया, तो मैं बता दूं कि उन्होंने बौद्ध धर्म का सपोर्ट किया, तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत कथन है। उनकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। उनकी बहन महाकोशला का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ। प्रसेनजीत मगध के शासक थे। चलो बताओ क्या हो जाएगा? तो मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती के अलावा और क्या थी? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती के अलावा और क्या थी? सबने तो 11 बोल दिया है ना। कौशल महाजनपद की राजधानी तो श्रावस्ती भी थी ना, है ना। तो आप लोगों ने सी आंसर क्यों लगाया है? जल्दी से बताओ कमेंट करके, सी आंसर आप लोगों ने क्यों लगाया? बिल्कुल, वेरी गुड किशन जी, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि उनकी राजधानी केवल श्रावस्ती नहीं थी, श्रावस्ती के अलावा अयोध्या भी इनकी राजधानी थी। वेरी गुड किशन,
यही उम्मीद थी मुझे आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती के अलावा अयोध्या भी थी, इसलिए ये भी हमारा जो विकल्प भी है वो भी गलत हो जाता है। और उनकी बहन महाकौशला का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ, ये बिल्कुल सत्य है। और प्रसेनजीत मगध के शासक थे, ये तो गलत है। ठीक है, प्रसेनजीत मगध के शासक नहीं थे, जबकि कहाँ के शासक थे, कौशल के शासक थे। तो हमारा स्टेटमेंट जो मतलब यह विकल्प सी जो है वही हमारा सही हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, अभी जो जितना भी 16 महाजनपद है उसमें सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो था मगध महाजनपद। ठीक है, मगध अपनी प्राकृतिक सुरक्षा के कारण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। और मगध महाजनपद का जो पहला शासक था हर्यक वंश, ठीक है, पहला वंश था मगध महाजनपद में जिसका नाम है हर्यक वंश। और हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। और बिंबिसार के साथ होता है किसकी बहन का विवाह, तो प्रसेनजीत की बहन महाकौशला का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा सत्य आंसर हो जाता है वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर। चलो अब यहाँ पर हम देखते हैं नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद के शासक थे। अब आपको बताना है सही आंसर। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद के शासक थे। प्रसेनजीत ने गौतम बुद्ध को संरक्षण दिया। प्रसेनजीत की बहन का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ। कौशल महाजनपद की राजधानी सिर्फ श्रावस्ती थी। प्रश्नों को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 का और आंसर बताइए। अब यहाँ पर देखते हैं प्रसेनजीत कौशल महाजनपद के शासक थे। प्रसेनजीत जो हैं वो कौशल महाजनपद के शासक थे, बिल्कुल सही है। प्रसेनजीत ने गौतम बुद्ध को संरक्षण दिया, सही है। प्रसेनजीत की बहन का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ, सही है। कौशल महाजनपद की राजधानी सिर्फ श्रावस्ती थी। तो मैंने अभी बताया था कौशल महाजनपद की राजधानी सिर्फ श्रावस्ती नहीं थी। ठीक है, कौशल महाजनपद की राजधानी सिर्फ श्रावस्ती नहीं थी, श्रावस्ती के अलावा अयोध्या भी कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो केवल क्या दिया है, या सिर्फ क्या दिया है, श्रावस्ती। तो ऐसा नहीं होगा भाई, हमारा जो स्टेटमेंट खोर है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद के शासक थे। प्रसेनजीत ने गौतम बुद्ध को संरक्षण दिया, सही है। प्रसेनजीत की बहन का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ, तो ये भी सही है। तो ए बी सी हमारा जो विकल्प जो है वो सत्य हो जाता है। ठीक है, ठीक, चलो फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसेनजीत किस धर्म को संरक्षण देते थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म या सिख धर्म। तो मैंने कहा था कि उन्होंने बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध को संरक्षण प्रदान किया। अर्थात प्रसेनजीत कौन से धर्म को संरक्षण देते थे, तो प्रसेनजीत जो है वो बौद्ध धर्म को संरक्षण देते थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया है, उन्होंने गौतम बुद्ध को संरक्षण प्रदान किया। आखिरकार आपका जो आंसर होता है वो हो जाता है बौद्ध धर्म। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, ओके ओके ओके। चलो फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। अब यहाँ पर याद रखिएगा, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन या पाटलिपुत्र। तो मैंने अवंती के बारे में ही बताया था कि अवंती जो है आज के मध्य प्रदेश या मारवा क्षेत्र में पड़ता था अवंती। और अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती थी। ठीक है, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या है, उज्जैन या माहिष्मती थी। ठीक, ओके ओके, तो ध्यान दीजिएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उज्जैन या माहिष्मती। नेक्स्ट प्रश्न, अब यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। पंचाल महाजनपद कितने भागों में विभाजित था और उनकी राजधानियां क्या थी। चलो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर दीजिए। पंचाल महाजनपद, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पंचाल महाजनपद कितने भागों में विभाजित था और उसकी राजधानियां क्या थी। 2 भाग, उत्तरी पंचाल अहिक्षेत्र, दक्षिणी पंचाल काम्पिल्य, 3 भाग, 1 भाग या 2 भाग। तो आपको याद रखना है कि पंचाल महाजनपद की 2 राजधानियां थी, एक है उत्तरी पंचाल जिसको अहिक्षेत्र कहा गया है,
और दूसरी राजधानी थी दक्षिणी पांचाल, जिसको काम्पील्य कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पंचाल महाजनपद की दो राजधानियां थी, एक है उत्तरी पंचाल जिसे आइछत्र कहा गया है, और एक थी हमारी दक्षिणी पंचाल जिसको कहा गया है काम्पील्य। इसलिए जब आप पढ़ते हैं कि पंचाल महाजनपद की राजधानी क्या है, तो इसमें आप लोग दो पढ़ते हैं, एक है आइछत्र और दूसरा पढ़ते हैं काम्पील्य। नेक्स्ट प्रश्न, अवंती महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान में किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। तो अवंती जो महाजनपद है वो कौन से राज्य से जुड़ा हुआ था? तो अवंती राजधानी, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, आपको अभी बताई थी मैं, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती थी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, विराटनगर, कुशीनगर या गोकुलपुरा? मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य महाजनपद जो कि राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ती थी, और इस महाजनपद की राजधानी क्या थी? चलो बताओ, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे फटाक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 फटाक से कमेंट करो। यामिनी, किशन, आरती, ईशा। ओके, विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, जो कि राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ती थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा विराटनगर। नेक्स्ट प्रश्न, सूरसेन महाजनपद का क्षेत्र मुख्य रूप से किस आधुनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था? विदर्भ क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, दक्षिण कौशल या गांधार क्षेत्र? आप सभी को पता है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और ये जो मथुरा है कौन से क्षेत्र में आएगा? तो मथुरा है वो ब्रज क्षेत्र में आएगा। ठीक है, मथुरा है वो ब्रज क्षेत्र में आएगा भाई, तो याद रखना है ब्रज क्षेत्र, इसको ध्यान मत दो। मथुरा जो है वो कौन से क्षेत्र में आएगा? ब्रज क्षेत्र में आएगा। ठीक है, मथुरा जो है वो ब्रज क्षेत्र में आएगा ना जी, दक्षिण कौशल में तो नहीं आ सकता, गांधार क्षेत्र में भी नहीं आता। और विदर्भ क्षेत्र, विदर्भ क्षेत्र किसको बोलते हैं हम लोग? विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र वाले को बोलते हैं। ठीक है, और ये जो दक्षिण कौशल है ये तो हमारा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, गांधार तो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, गांधार जो है वो तो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, दक्षिण कौशल हम लोग आज जो निवास करें छत्तीसगढ़ वो वाला क्षेत्र हो गया, विदर्भ क्षेत्र तो महाराष्ट्र वाला हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ब्रज क्षेत्र। ठीक है, उसके अलावा सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी, उज्जैन, मथुरा या पाटलिपुत्र? तो ध्यान दीजिएगा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो थी वो मथुरा थी। समझ में आ रहा है? सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। सभी का आ रहा है आंसर, तो इसी जोश के साथ आप लोगों को आंसर लगाते हुए चलना है। तो थोड़ा सा आज मैं स्पीड में लेके चल रही हूँ क्योंकि मेरे पास प्रश्नों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है ना। तो आप लोगों को इसी तरह से फटाफट कमेंट करना है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ओके, उसके अलावा देखते हैं, प्राचीन यूनानी लेखक सूरसेन राज्य को किस नाम से पुकारते थे? कुरुक्षेत्र, सूरसेनोई, मगध या वज्जी? बताओ, प्राचीन जो हमारे यूनानी लेखक थे वो सूरसेन को किस नाम से पुकारते थे? कुरुक्षेत्र या सूरसेनोई, मगध या वज्जी? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरसेनोई के नाम से जो यूनानी लेखक है वो हमारे किसको पुकारते थे? सूरसेन को पुकारते थे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं आपको फिर से भारत के 16 महाजनपदों को रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद मैं और भी अच्छे लेवल के प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। काशी, ठीक है, कसी लिखा गया, काशी, वाराणसी जो कि यूपी में स्थित है। काशी महाजनपद की राजधानी क्या है? वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। वत्स, कौशाम्बी ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौशल, श्रावस्ती ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। मल्ल, कुशावती ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। पांचाल, आहिछत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। चेदी, शक्तिमती उत्तर प्रदेश। कंबोज, हाटक, ठीक है, कंबोज हाटक ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है जी, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, कंबोज जो महाजनपद है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। समझ में आया? उसके अलावा सूरसेन, मथुरा, अंग, चंपा,
मगध, गिरिब्रज, राजगीर। तो इसके 2 राजधानी थी, वज्जी, वैशाली, मिथिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, अवंती, उज्जैन, माहिष्मती, अस्मा, कोटली, पोतन, दक्षिण भारत, गांधार, तक्षशिला। तो देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आपको 2 महाजनपद देखने को मिलेंगे, एक है कंबोज, ये भी पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में थी, और गांधार, तक्षशिला, ये भी पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में थी। और मैंने अभी कहा था मत्स्य, विराटनगर, ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, और ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैन या माहिष्मती, और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है, जैसे कि मैंने अभी बताया है। तो इसी महाजनपद के अकॉर्डिंग और भी आपको कुछ नए प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आपको क्या करना है कि इसका आंसर कमेंट जरूर करना है। हाँ, कल का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मगध महाजनपद का उदय, मतलब हर्यक वंश के बारे में नहीं पढ़ते अभी, कल हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। सबसे पहले हम लोग धर्मों को स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कंबोज और जो हमारा जो रहेगा, कंबोज की राजधानी है हाटक, कंबोज और गांधार ये पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में रहेंगे, समझना है आप लोगों को, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, कल का हमारा टॉपिक क्या होगा, बौद्ध धर्म होगा। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी कि वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है? तो कौन सा महाजनपद स्थित है? अवंती, वत्स, कंबोज और मगध। तो मैंने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में हमारे 2 महाजनपद स्थित है, एक है कंबोज जिसकी राजधानी क्या थी, हाटक, और एक है हमारा गांधार जिसकी राजधानी क्या है, तक्षशिला। तो गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी, और एक कहा मैंने कंबोज की राजधानी क्या थी, हाटक थी। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा है कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है, तो हमारा कंबोज महाजनपद है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख है उनमें कंबोज भी शामिल है, और यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो हमें पूछा है कि जो अंगुत्तर निकाय है ना, अंगुत्तर निकाय, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कई बार से पूछा है। अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ध्यान दीजिएगा। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, और इसी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है, 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और हमें पूछा गया है अगर बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय है इसका ग्रंथ, और जो बौद्ध धर्म ने सबसे पहले कौन सी भाषा में उपदेश दिया था, तो आपको याद रखना है पाली भाषा में उपदेश दिया था। और यह जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में है, तो यह जो ग्रंथ है पाली भाषा में है। तो ध्यान दीजिएगा यह जो ग्रंथ है पाली भाषा में है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत में मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी, कुशावती, श्रावस्ती और वैशाली, ठीक है, बताओ। मल्ल महाजनपद मैंने तो आपको बताया वाराणसी किसकी राजधानी थी, तो यहाँ पे मैंने बताया काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी, ठीक है। और यहाँ पे श्रावस्ती को आप देख सकते हैं वज्जी, वैशाली, मल्ल, कुशावती, मल्ली लिखा गया है यहाँ पे। मल्ल जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी, कुशावती या कुशीनगर। उसी तरह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो श्रावस्ती है, ठीक है, वो कौन से महाजनपद की राजधानी है। तो मैंने कहा ही था अभी श्रावस्ती जो है वो कौशल महाजनपद की राजधानी है, और कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती के अलावा अयोध्या भी था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती के अलावा क्या था, अयोध्या भी था। लेकिन हमें पूछा है मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी, कुशीनगर, कुशावती, और आप जानते हैं और पावा भी दिया जाता है कभी कभी। और इसी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, अर्थात कुशीनगर में ही 483 ईसा पूर्व में किसकी मृत्यु हुई थी, भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, मल्ल महाजनपद आधुनिक समय के भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, देवरिया बस्ती, गोरखपुर के आसपास या राजस्थान के आसपास, ठीक है।
थोड़ा सा स्पीड कर रही हूँ, बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास लेकिन टाइम कम है। तो मल्ल महाजनपद आधुनिक समय के भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपको याद रखना है मल्ल महाजनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर के आसपास स्थित है। तो मल्ल महाजनपद की स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर के आसपास स्थित है। समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल महाजनपद किस नगर में है? तो कुशीनगर में है। ठीक है, कुशीनगर में ही 483 BC यानी कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और जब भी यहाँ पे मृत्यु होता है, ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म में मृत्यु को बोला गया है महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को और 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो कुशीनगर आएगा हमारा आंसर। उसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न, महावीर स्वामी का निर्वाण भी मल्ल महाजनपद के किस नगर में हुआ था? लेकिन देखो मैं इसको आपको फंसाने के लिए ली हूँ, है ना। अब बोला जाता है कि जो महावीर स्वामी जी की मृत्यु है ना, महावीर स्वामी जी की मृत्यु है वो भी पावापुरी में हुई। महावीर स्वामी जी की मृत्यु है वो भी पावापुरी में हुई, लेकिन ये पावापुरी जो है वो बिहार वाले में है। ठीक है, महावीर स्वामी जी की मृत्यु, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, है ना, इसमें फंस सकते हो क्योंकि एक जो पावा है वो हमारा किसमें है? कुशीनगर के आसपास भी है। लेकिन बोला जाता है कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु है ना वो पावापुरी बिहार के आसपास हुई थी, यहाँ पर नहीं हुई थी। लेकिन किसी किसी बुक में यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग क्रिएट होते हुए दिखेगा, इसलिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो पावा है यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु नहीं हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी बिहार वाले क्षेत्रों में हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इस प्रश्न को लाया हुआ है। ये प्रश्न जो है वो टोटली रॉन्ग है। महावीर स्वामी जी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, 468 ईसा पूर्व में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, लेकिन ये जो कुशीनगर वाला क्षेत्र है यहाँ पर नहीं हुई थी। पावापुरी बिहार वाले क्षेत्रों में किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसके बारे में मैं और भी कुछ सोर्स से ढूंढ कर लाऊंगी एक्चुअल में ये स्थान कहाँ पर है, तो मेरे ख्याल से ये बिहार वाला क्षेत्र ही है। ओके, ठीक, आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा सा पता कीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? नेक्स्ट स्लाइड का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो चलो छांटते हैं यहाँ पे। अंग चंपा, वत्स कौशाम्बी, काशी वैशाली, कुरु इंद्रप्रस्थ, कौन सा हमारा असुमेलित है? अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा, ठीक है, ये तो सही है। वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी। काशी महाजनपद की राजधानी क्या है? कुरु महाजनपद की राजधानी है क्या है? चलो क्या होगा हमारा? काशी महाजनपद की राजधानी क्या होगा? बताओ, काशी महाजनपद की राजधानी क्या होगा? अभी मैंने बताया था, बिल्कुल, काशी वाराणसी। वेरी गुड, वेरी गुड। काशी महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो विकल्प सी है ना, ये गलत हो जाता है। बाकी हमारा ये जो तीनों विकल्प है सुमेलित है। ठीक है, काशी महाजनपद की राजधानी हो जाएगी वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से हमारे गलत युग में है? तो मैंने अभी बताया था कि जो हमारे सूरसेन महाजनपद है उसकी राजधानी है मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है? मथुरा। चेदी, चेदी का शक्तिमती या सुक्तिमती। मत्स्य का क्या है? मत्स्य का मैंने बताया था विराटनगर, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, मत्स्य महाजनपद जो कि राजस्थान में है और इसकी राजधानी है विराटनगर। और मगध का राजगृह है या गिरिब्रज, ये तो हमारा सही है। इसको हमने दो राजधानी लिया था, ठीक है, राजगृह या गिरिब्रज। लेकिन हमारा जो मत्स्य महाजनपद है उसकी राजधानी श्रावस्ती नहीं है। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि श्रावस्ती कौन से महाजनपद की राजधानी है। ठीक है, तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। अब निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, आपको कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 16 महाजनपदों को अच्छे से याद करना है, तभी ऐसे प्रश्न जो है वो बन पाएंगे।
तो नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़िए। अवंती का संबंध क्या उज्जैनी के साथ है? कंबोज, कपिशा, ठीक है, वज्जी, तक्षशिला, मल्ल, कुशीनगर। लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो विकल्प जो हैं वो गलत नजर आ रहे हैं, दो विकल्प जो हैं वो गलत नजर आ रहे हैं। गलत नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो विकल्प कौन कौन से हैं? कंबोज का आ जाएगा हमारा हाटक और वज्जी का हो जाएगा हमारा वैशाली। दो विकल्प हमको क्या है? गलत नजर आए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दो ठो विकल्प सही नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, ठीक। नेक्स्ट, महाजनपदों के उदय का एक मुख्य कारण क्या था? चांदी के सिक्कों का प्रचलन, उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे का व्यापक उपयोग, समुद्र व्यापार में वृद्धि, मौर्य साम्राज्य का विस्तार। तो हमारा चांदी के सिक्कों का महाजनपदों के उदय का मुख्य कारण क्या था? चांदी के सिक्कों का प्रचलन, ये तो होगा ही नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे का व्यापक उपयोग, ये हमारा विकल्प भी जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा समुद्री व्यापार में वृद्धि, ये तो बिल्कुल नहीं है। मौर्य साम्राज्य का विस्तार, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे के व्यापक उपयोग, तो ये आंसर हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? ओके, नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ पर स्थित था भाई हमारा मगध एम्पायर। ये जो है हमारा, ये है मगध एम्पायर। मगध एम्पायर जो कि आगे चल के यही मगध साम्राज्य होगा। अभी मगध महाजनपद है जो कि 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये जो मगध महाजनपद है, इसका शक्तिशाली होने के पीछे कारण क्या है? तो कारण को बताऊं कि नहीं बताऊं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप लोग बताएंगे तभी मैं कारण को बताऊंगी और आगे बढ़ूंगी। आप लोग बताएंगे तभी मैं कारणों को बताऊंगी और आगे बढ़ूंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो मगध है उत्तर में गंगा नदी से घिरी हुई है। पश्चिम की बात करूं तो पश्चिम में सोन नदी से घिरी हुई है, पश्चिम में सोन नदी से घिरी हुई है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कम से कम विंध्य पर्वत से घिरी हुई है। पूर्व की बात करें, ठीक है, पूर्व की बात करें तो चंपा नदी से घिरी हुई है मगध। अगर हम मगध के पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो चंपा से घिरी हुई है, उत्तर की बात करें तो गंगा नदी से घिरी हुई है, पश्चिम की बात करें तो सोन नदी से घिरी हुई है। अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो विंध्य पर्वत से घिरी हुई है। अगर मैं विंध्य पर्वत के विस्तार की बात करूं तो विंध्य पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है विंध्य पर्वत का विस्तार, और बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, गुजरात में भी है। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे को ध्यान देना है भाई। तो विंध्य पर्वत का विस्तार कहाँ पर है? एमपी में है, सीजी में है, यूपी में है, गुजरात में भी है और बिहार में भी है। विंध्य पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ पर है? एमपी है, छत्तीसगढ़, यूपी है, गुजरात है और बिहार में विस्तार है विंध्य पर्वत का। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध क्यों हो गया? तो मगध को प्राकृतिक सुरक्षा मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मगध है वो 3 ओर से नदियों से घिरी हुई है, एक ओर से पर्वत से घिरी हुई है। तो कहीं ना कहीं मगध महाजनपद को क्या मिल रहा है? प्राकृतिक सुरक्षा मिल रहा है। और बोला जाता है कि मगध महाजनपद में काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ जमीन होने की वजह से यहाँ पे सरप्लस कृषि हो रही थी। कृषि मतलब सरप्लस कृषि मतलब समझ सकते हो आप, अधिशेष कृषि। अगर अधिशेष कृषि जहाँ पर होगी तो खाने के अलावा और भी इसके जो उत्पाद हैं वो बच जा रहे हैं। ठीक है, फसलों की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि खाने के लिए अगर आप उसे अलग करो तो उसके अलावा और भी इनके पास बच जा रहे हैं। तो उसका उपयोग इन लोग क्या करेंगे? उसको इन लोग कृषि कार्य के अलावा, ठीक है, व्यापार में भी लगा रहे थे, क्योंकि इनके पास उत्पादन क्या हो रहा है? अत्यधिक हो रहा है। ठीक है, उत्पादन अधिक हुआ तो इन्होंने खाने के लिए उसे अलग किया और उसके बाद जो बच गए उसको व्यापार कार्य में लगाया। मतलब इनकी जो व्यापार है वो भी अच्छी चल रही है और धन्य धान्य से युक्त है ये जो मगध प्रांत है। उसके अलावा बोला जा रहा था कि जब मगध का उत्खनन कार्य किया गया उस दौरान तो मगध के पास खनिज भी था।
ठीक है। और खनिज होने की वजह से यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में लोहे की खनिज मिल रही थी और इसी लोहे से पर्याप्त मात्रा में कृषि के लिए औजार बनने लग गए थे, युद्ध के लिए हथियार बनने लग गए थे और हथियार बनने से राजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पर सैनिकों को पेमेंट करने के लिए इनके पास क्या थे, पर्याप्त मात्रा में अनाज भी थे, सैनिकों को अनाज दिया जा रहा था, तो इनके पास सैनिक भी भरपूर मात्रा में थे। तो कहीं ना कहीं इनका फर्स्ट कारण था मगध के उत्कर्ष के पीछे प्राकृतिक सुरक्षा, उसके अलावा इनके पास खनिज की पर्याप्त मात्रा थी, इनके पास कृषि जो है वो अत्यधिक मात्रा में हो रही थी, अधिशेष कृषि हो रही थी और साथ ही साथ मगध के पास घने जंगल थे। सभी बच्चे ध्यान देंगे, मगध के पास क्या थे, घने जंगल थे और इन्हीं घने जंगलों में बड़े बड़े हाथियां थी। तो इनके पास हाथी सेना भी अत्यधिक मात्रा में थे, इसलिए बाकी जो महाजनपद थे वो मगध के सामने क्या थे, टिक नहीं पाए और मगध से बहुत ज़्यादा डरते थे। और सभी महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद हुआ वो था मगध, ठीक है। आगे चल के यही मगध एम्पायर बनेगा और मगध एम्पायर में कौन कौन से वंशों ने शासन किया फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम जैन और बौद्ध को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम मगध साम्राज्य में कौन कौन से राजवंशों का उदय हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने अभी कहा कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पीछे क्या कारण थे, तो पहला आपको याद करना है अधिशेष कृषि, दूसरा याद करना है खनिज की उपलब्धता, तीसरा याद करना है मगध को प्राकृतिक सुरक्षा मिल रही थी जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पे अन्य महाजनपद वाले थे यहाँ पर आक्रमण करने से डरते थे, क्योंकि इधर सोन नदी पार करना पड़ेगा, इधर गंगा नदी पार करना पड़ेगा, चंपा नदी और इधर है विंध्य पर्वत, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर वन संसाधन भारी मात्रा में होने की वजह से यहाँ पर हाथियों की उपलब्धता भी थी, ठीक है। तो इत्यादि सारे कारण थे जिसकी वजह से मगध महाजनपद जो है वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया था, ठीक है। क्योंकि हाथी सेना और हाथी सेना से काफ़ी लोग डरते थे, लोग कई सारे सेना को, जो हाथी सेना है या हाथी है, कई सारे सेनाओं को ऐसे ही कुचल देते थे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था कि राजा जो है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा था। तो यही है मगध का उत्कर्ष। मेंस में भी पूछा जाता है कभी कभी CGPSC मेंस में, मगध के उत्कर्ष के कारणों को लिखिए, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को हमें समझाना पड़ता है। तो जब अजातशत्रु राजा बने, ठीक है, फर्स्ट राजा तो बिंबिसार ही बनते हैं, जब अजातशत्रु राजा बनते हैं तो उन्होंने एक नए हथियारों का भी प्रयोग किया था। तो बोला जाता है कि अजातशत्रु ने ऐसे कौन से दो नए हथियारों का निर्माण किया था, तो एक है हमारा रथ मूसल और दूसरा है महाशिला कंटक जैसे हथियार बनने लगे थे। तो काफ़ी ज़्यादा इस दौरान क्या हुआ, प्रगति हुई और जो मगध है वो क्या हुआ, एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में सामने आया, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यापार में वृद्धि हुई, मगध को प्राकृतिक सुरक्षा मिल रही थी, इसकी जो मैदान है वो काफ़ी उपजाऊ थी, ठीक है। और वन क्षेत्र में हाथियों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता और धान की रोपाई की पद्धति का विकास भी इसी दौरान हुआ, है ना। धान में जो आज हम लोग रोपाई करते हैं तो धान में रोपाई की पद्धति का विकास भी कब हुआ, तो मगध साम्राज्य के समय से ही हुआ माना जाता है। तो चलो, मगध के उत्कर्ष के संबंध में कुछ मेरे पास प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए भाई हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करते हैं। मगध की भौगोलिक स्थिति कृषि के लिए अनुकूल थी, तो बिल्कुल हमारे स्टेटमेंट 1 सही है। गंगा और सोन नदियाँ मगध की अर्थव्यवस्था की आधारशिला थी, बिल्कुल हमारा ये कथन सही है। मगध में हाथियों की प्रचुर उपलब्धता थी, ये भी सही है। मगध एक समुद्री व्यापारिक महाजनपद था, ये गलत है। मैंने तो कभी नहीं बताया कि मगध समुद्र के किनारे था, ठीक है। तो हमारा जो 4 वाले स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, हमारा 1, 2, 3 ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है, 1, 2, 3, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं जी? टाइम हो चुका है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, फिर हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। बिंबिसार मगध का प्रथम शक्तिशाली शासक था। अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध युद्ध किया। मगध की शक्ति का मुख्य आधार। चलो फिर टाइम हो चुका है, तो अभी मुझे क्लास को ऑफ करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को थैंक यू, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का टॉपिक आप लोग पढ़ के आएंगे भाई, ठीक है। जब आप लोग टॉपिक पढ़ के आते हैं तो आंसर भी जल्दी जल्दी बताते हैं, तो आपको क्या करना है कि बौद्ध धर्म वाले टॉपिक को आपको पढ़ के आना है। तो सभी बच्चों को थैंक यू।